ठीक हो गया। तो फिर आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? वो भी एक डिज़ाइन टेक्निक है एल्गोरिदम्स बनाने की। लास्ट लेक्चर्स तक जो हमने काम किया था वो हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। ये डिफरेंट है, ये डिज़ाइन टेक्निक है। और इससे पहले जो हमने डिज़ाइन टेक्निक देखी थी वो हमने डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक देखी थी जब हमने मर्ज सॉर्ट कवर की थी। डिवाइड एंड कंकर के अंदर हमने क्या देखा था? एक तो रिकर्जन्स देखी थी कि जो प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते वक्त हम सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देते थे और उनको रिकर्सिवली जो है वो सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे ये तकरीबन उसी तरीके से काम है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मेन कॉमन आ जाती है वो ये है कि हमारे पास सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इंडिपेंडेंट ना होने से क्या मुराद है कि हमारे पास जो सब प्रॉब्लम है वो अक्सर रीअकर करते हैं, वो बार बार यूज़ होते हैं। तो उन्हें बार बार कॉल करना जो है वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा टास्क जो है वो बन जाता है, एक्स्ट्रा काम बन जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंप्यूटेशन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। एक एग्जांपल देखें, हमारे सामने कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो है अगर हम उसको देखें तो उसको हम डिवाइड करें सेम उसी तरीके से जैसे डिवाइड एंड कंकर के लिए हमें रिकर्जन्स बनाने थे। तो हम क्या करते हैं कि हमने n बाय के कॉम्बिनेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, n-1 के और दूसरी साइड पे n-1 और k-1। ये दो रिकर्सिव कॉल हम बार बार कॉल करते हैं और टिल हमारे पास बेस केस आ जाती हैं जब हमारे पास n 1 के साथ जो कि इक्वल टू n हो, या रिमाइंडर इक्वल ये जो हमारे पास k की वैल्यू है ये 0 हो जाए, या हमारे पास दोनों जो हैं वो बराबर हो जाएं, तब हम इसका रिजल्ट 1 देते हैं। बज़ाहिर ये हमारे पास सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने डिवाइड एंड कंकर वाला काम किया, लेकिन इसमें क्या हम कर रहे हैं कि हमारे पास सेम तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बार बार रीअकर करते हैं। अगर हम उन्हें नॉर्मल मेथडोलॉजी पे जाने दें तो हमें बहुत दफ़ा सेम वैल्यू बार बार कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम एक ही दफ़ा उसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसे किसी टेबल में अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास सेम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आए तो हमने इंस्टेड के दोबारा से सॉल्व करें, हम जस्ट टेबल में से वैल्यूज निकाल के उसे राइट डाउन कर देते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास इसी कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने मौजूद है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 6 है और k की वैल्यू 4 है, तो हम हाँ डिवाइड आउट करते चले जाएं तो हमारे पास एक साइड पे 5354, फिर हमारे पास 453 से 42 इस साइड पे कॉम्बिनेशन 43। अगर इसी कॉम्बिनेशन को हम देखें तो दूसरी साइड से भी हमारे पास आ रहा है 54 से भी, जब हमारे पास मजीद सब डिवाइड होता है तो हमारे पास ये कॉमन सब सब प्रॉब्लम जो है वो आ गए हैं, दोनों साइड पे कॉम्बिनेशन 43 हो रहा है। अगर हमारे पास रिकर्जन नॉर्मल चल रही होती तो हम ये काम बार बार ये काम कैलकुलेट कर रहे होते, हर दफ़ा जो है हमें ये कैलकुलेट करना है, डेप्थ तक जाएं, फिर वापस रिटर्न बैक हम ये पूरा काम जो है वो परफॉर्म करें। लेकिन अब इसमें क्या है, आपको खुद अंदाजा हो रहा है कि एक ही काम बार बार परफॉर्म हो रहा है। और अभी हमने कहा कि हमने यहाँ पे जो काम करना है वो हमने यही करना है कि सॉल्व करते वक्त जस्ट एक दफ़ा सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसके रिजल्ट को स्टोर कर लें, और नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा कॉल आए, फॉर एग्जांपल इस केस में हम लेफ्ट वाली साइड को पहले कर रहे थे, राइट साइड को हम बाद में कर रहे हैं, तो ये काम पहले अगर कर चुका है तो दूसरी दफा जब इसकी कैलकुलेशन हो तो इसके नेक्स्ट चाइल्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही हम आंसर भेज दें तो हमारी बहुत सारी कंप्यूटेशन जो हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कहाँ पे होती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। और इसका मेन टारगेट क्या है होता है कि आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस में से सबसे जो मेन
और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करने में हमें हेल्प आउट करती है। और ऑप्टिमल वैल्यूज हमारे पास किस किस्म की हो सकती हैं, वो या तो मिनिमम वैल्यूज हमने किसी ग्रुप में से फाइंड आउट करनी होती हैं, या मैक्सिमम वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी हो सकती हैं। अब इसके जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम के अगर हम डिवाइड आउट करें तो हमारे पास नॉर्मली 4 हिस्सों में हम इसे डिवाइड आउट कर देते हैं किसी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम को। नंबर एक कि हमने एक उसका स्ट्रक्चर जो है वो करेक्टराइज करना होता है कि हमने एल्गोरिदम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। फिर स्ट्रक्चर करने के बाद हमने उसे रिकर्सिवली कॉल करना होता है कि हमने उसे रिकर्सिवली वैल्यूज को डिफाइन आउट कर सकें। और फिर लास्ट में हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, वो हमने बॉटम अप फैशन के अंदर जो है हमने तमाम वैल्यूज को या ऑप्टिमल वैल्यूज को हमने कैलकुलेट आउट करना है। और जो ये बॉटम अप को आगे जाके भी हम देखेंगे बॉटम अप से हमारे पास क्या मुराद है। और लास्ट में हमारे पास चौथा पोर्शन जो है हमारे पास जब सारी वैल्यूज कंप्यूट हो गई हैं तो हमने कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हमने इसमें से बाहर निकालना है कि हमारे पास वैल्यूज कंप्यूट हो गई और उसके बाद उनमें से आपने जो बेस्ट वैल्यू है वो पिकअप करनी है। इसको समझने के लिए मैं एक बहुत आसान प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं सिंपल पाथ प्रॉब्लम उससे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्या है, हमने ए से बी तक पहुंचना है और टारगेट हमारा क्या है कि हम इधर से ए से बी जाते हुए एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट कर सकें। अब इसको स्ट्रक्चर डिफाइन आउट करते चले जा रहे होते हैं तो हम कैसे ऐसे डिफाइन करते हैं इस अंदाज में कि हमने निकालना है कि हमारे पास ए से जो डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है जो बी तक पहुंचेगा वो कितना हो सकता है। वो इसके पास क्योंकि दो आर्क जा रही हैं, दो पास इसके पास से हो सकते हैं, तो उन दोनों में से जो मिनिमम होगा यकीनन ए की जो डिस्टेंस होगा बी तक का वो वैल्यू होगी। तो हम इसको इस तरीके से डिजाइन करके लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि मिनिमम ऑफ ये आर की वैल्यू प्लस जो भी कॉस्ट आएगी सी से या दूसरे आर्क की कॉस्ट और जो भी डी की से बी तक पहुंचने का डिस्टेंस होगा वो वैल्यूज होगी, तो इन दोनों में से जो मिनिमम आए वो ए की कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एस ऑफ ए हमने इसे राइट डाउन किया। अब क्योंकि इधर हमें नहीं मालूम कि एस ऑफ सी की क्या वैल्यू है और एस ऑफ डी की क्या वैल्यू है, यानी सी से बी तक का डिस्टेंस कितना है और डी से बी तक का डिस्टेंस कितना है हमें नहीं मालूम, तो हमें रिकर्सिवली मजीद कॉल करना है। तो रिकर्जन हमारे पास यहाँ पे यूज हो जाएगी कि अब फॉर एग्जांपल एस ऑफ सी का हमने फाइंड आउट करना है तो अगेन यहाँ पे दो पास जा सकते हैं, एक ई की तरफ और एक एफ की तरफ। और जब तक एस ई और एस एफ का हमें मालूम ना हो जाए, यानी कि ई से बी तक की कॉस्ट और एफ से बी तक की कॉस्ट, तो हम उनको मिनिमम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि उन दोनों की आर की वैल्यू साथ सम करके दोनों में से कौन सा मिनिमम होगा। जो मिनिमम वैसे हमें मालूम हो जाता अगर ये, तो जो भी उनमें मिनिमम होता उसकी वैल्यू की बेस पे हम एस ऑफ सी की वैल्यू असाइन कर देते। सेम सिचुएशन हमारे पास एस ऑफ डी तक हमारे पास आ रहा है। ये काम यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर को कॉल करना शुरू करें तो ये रिकर्सिवली कॉल करता चला जाता है अनटिल ये एस ऑफ बी फाइंड आउट करे कि बी से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस हमारे पास आ सकता है। तो वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन या बेस केस हो जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एस ऑफ बी जो होगी वो हमारे पास किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से हम वापस चलें तो हम सब की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं कि एस ऑफ नॉट जो होगा, एस ऑफ नॉट जो है या एस ऑफ ओ जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो इसके पास 2+0, क्योंकि इसके बाद कोई और एरो इसके पास मौजूद नहीं है तो ये सिंपली जो है हमारे पास 2 के बराबर। और इसी तरह एस ऑफ पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास जितनी भी आर्क लेंथ थी, क्योंकि आगे बी से बी तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सिंपली हमारे पास 0 है, तो एस ऑफ पी इक्वल टू 1 हो गया। अब यही चीज हम रिवर्स में आंसर जो है वो वापस भेज सकते हैं कि हमारे पास
इस पॉइंट से एल पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं? एस से ओ तक, एल से ओ तक का कॉस्ट जो आर्क कॉस्ट थी, और एस ऑफ नॉट की वैल्यू। अब क्योंकि रिटर्न में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं तो हम जैसे उसे पुट कर सकते हैं कि 5 + 2, तो हमारे पास 7। सेम इसी तरीके से अगर हमने एस ऑफ एन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या है? इस आर्क की कॉस्ट वैल्यू प्लस एस ऑफ पी की वैल्यू, तो 4 + 1, ये हमारे पास वैल्यू 5। टिल ये हम वापस मूव करते आते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न में हमारे पास वैल्यू 13 तक आई। तो अब बज़ाहिर ये सेम उसी तरीके से डिवाइड एंड कंकर की तरह हमने रिकर्जन यहाँ पे क्रिएट की है, और हम वैल्यूज जो है टिल बॉटम तक जाते हैं, या बेस केस तक हम अपना जाते हैं, तो यहाँ से रिटर्न वैल्यूज हमें हासिल होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ हमने जस्ट मेक श्योर किया है कि हमने इंटरमीडिएट वैल्यूज जो हमारे पास बन रही हैं, जैसे ये एस एफ, एस डी, एस ई, जब एक दफ़ा कैलकुलेट हो जाएं तो हम इन्हें टेबल के अंदर स्टोर आउट कर लेते हैं, ताकि दोबारा अगर हमें कभी इनकी कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंस्टेड के हम इन्हें दोबारा से कैलकुलेट करें, हम उन वैल्यू रीयूज करें और अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर लें। अब इसी प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग में जनरलाइज करते वक्त हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने इसे रिकर्जन की फॉर्मेट में राइट डाउन करना है। तो हमने क्या किया, हमने ग्रिड के ऊपर इसको पूरा डिज़ाइन आउट कर दिया कि हमारे पास इसमें 6 स्टेप तक, एक्स की वैल्यू 6 तक ये पूरा डिज़ाइन हुआ, और वाई के अंदर एक एक स्टेप्स मूव हो रहा है। तो हर पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट एक्स और वाई के ऊपर जो वैल्यू हम कैलकुलेट करें, एस एस एक्स वाई, वो हमने क्या है, या तो हमारे पास आर्क अप होगी या आर्क डाउन होगी। दो किस्म की आर्क हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल एफ से भी हम लें तो एक आर्क अप है और एक आर्क डाउन है। तो हर पोजीशन पे हमारे पास दो आर्क अप या आर्क डाउन, तो वो भी उसी पॉइंट से जनरेट हो रही हैं जिस पॉइंट्स के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट आउट कर रहे हैं। और प्लस क्या कर रहे हैं, अगर आर्क अप है तो फॉरवर्ड स्टेप मूव करते हुए एक्स की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट, और अप जाते हुए भी हमारे पास एक वाई के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया। सेम इसी तरीके से डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आर्क डाउन की वैल्यू प्लस एक्स में तो हमने इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन वाई जो है वो हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो हमने वाई के अंदर -1 कर दिया। तो ये हर स्टेप के ऊपर हमें एक वैल्यूज मिलती चली जाएगी। ये हमारे पास हमने इसकी रिकर्जन फॉर्मेट में राइट डाउन कर दिया। कब जाके इसने स्टॉप होना है, तो इसने अपने बाउंड्री कंडीशन या बेस केस के ऊपर जाके स्टॉप होना है। और बेस केस क्या है हमारे केस में कि एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0 पे जो रिजल्ट आना चाहिए, यानी बी से बी तक का डिस्टेंस वो 0, और ये वैल्यूज हम रिटर्न बैक करते जाएं हर एक वैल्यूज के लिए। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो किस्म की हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारे पास बनाई जाती हैं, या रिकर्जन दो किस्म की हम बना लेते हैं इसमें, प्रोग्रामिंग और एक बैकवर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अभी जो आपने बात की थी ये हमारे पास क्या थी, बैकवर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हमारे पास बेस केस जो है वो लास्ट वैल्यूज का हमारे पास आया था, और जिस वैल्यू की हम कैलकुलेट कर रहे थे कि उसकी किसी भी स्टेट की या किसी पोजीशन की वैल्यू हम कैलकुलेट आउट करें, तो उस केस में हमारे पास आर्क भी उसी पॉइंट से आगे स्टार्ट हो रहे थे, और नेक्स्ट वैल्यू से सम अप करके इस वैल्यू को प्रेडिक्ट आउट कर रहे थे। तो बेस केस हमारे पास एंड पे, इसके मुकाबले में यही काम हमारे पास ऑपोजिट। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्स और वाई अगर हमारे पास किसी पोजीशन पे मौजूद, तो हम उससे पिछली आर्क, वहां तक पहुंचने वाली आर्क, अप एंड डाउन, उनका सम ले रहे हैं, यानी एक्स से x-1 उससे पिछला स्टेप पे, और अब आते हुए इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज नीचे से ऊपर की तरफ मूव के आई हैं। तो पिछले पॉइंट जो है उसमें पिछली वैल्यूज जो है कि हमारे
जो पहुंची है वो डाउनवर्ड एरो, और सेम इसी तरीके से सम जो हम ले रहे हैं वो भी पिछली वैल्यूज का ही हम ले रहे हैं, पिछली जो स्टेप के ऊपर जो वैल्यूज मौजूद थी उनको। अब इसी वजह से यहाँ पे जब हमने बेस केस बनाया था तो हमारे पास लास्ट पोजीशन से हमने बेस केस को बनाया था या बाउंड्री कंडीशन को बनाया था। यहाँ हमने किसको बना दिया है, बेस केस जो स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ये हमारे पास फॉरवर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आ जाएगा, और जो ये अभी हमने काम किया है ये हमारे पास बैकवर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लें इसके ऊपर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। जो अभी हमने एक सिंपल पाथ प्रॉब्लम बनाया था, अब उसको हमने जितने स्टेप्स बनाए थे लास्ट टाइम, ये हमारे पास 6 स्टेप्स के ऊपर आए थे, तो हम इसको हम कहते हैं 6 स्टेप प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है हम इसको n स्टेप प्रॉब्लम के ऊपर डिवाइड आउट कर रहे हैं, कि जनरलाइज कर रहे हैं n वर्टिसेस के हिसाब से, कि यहाँ से हमारे पास पूरे पाथ पे जो प्रॉब्लम बनेंगे, जैसे यहाँ से हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था तो हम देख लें 0 से स्टार्ट किया था और 1 2, और जब हम एंड तक पहुंचे थे तो हमारे पास टोटल स्टेप्स हुए थे 6, और इसको हमने 6 स्टेज प्रॉब्लम भी कहा है। यहाँ पे हम इसको अगर करें तो हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड, तो हमारे ये 10 स्टेज प्रॉब्लम है। और अगर आपने वैसे डिवाइड करना है तो जहाँ जहाँ मैंने ये पॉइंट लगाया है यहाँ पे भी एक्चुअली आप देखें तो एक पूरी लाइन बनती है जो कुछ वर्टिसेस को ज्वाइन आउट कर रही है, कि कुछ वर्टिसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी एक वर्टिसेस है, इस दर से भी जा रही है, इस पॉइंट से भी जा रही है, और इस पॉइंट से भी ये वैल्यूज मूव कर रही है। तो हर स्टेप के ऊपर कुछ वैल्यूज या कुछ स्टेट्स की वर्टिसेस की जो है ये वैल्यूज कैलकुलेट आउट हो रही होती हैं। अब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमने ये देखना है कि सारा इस प्रोसीजर के अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ एडिशन या नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे। अगर हम ये कहते हैं, जनरलाइज करके कहते हैं n वर्टिसेस हमारे पास n स्टेज है, तो हमारे पास अगर हम इस पे टॉप से बॉटम वाली लाइन देखें, ये C से B तक की, और इसी से D से B तक की लाइन देखें, तो इस पे जितने वर्टिसेस हैं इनको आगे फॉरवर्ड मूव करते हुए सिर्फ एक लाइन करनी है, इनके ऊपर 2 एरोस डिसीजन नहीं हो, और इनको काउंट करें तो ये हमारे पास n ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 स्टेज के अंदर ये वैल्यूज जो हैं 10 बने, b को हमने एक्सक्लूड। तो अब इन सारों के अंदर जो है हमारे पास सिंपल एक एडिशन हो रही है और कंपैरिजन कोई नहीं हो रहा है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ से जस्ट एक ही एरो मूव हो रहा है, जो इसके साथ के दूसरे एरो से वो मौजूद ही नहीं। यहाँ से वहां सिर्फ डाउनवर्ड एरो थे, यहाँ सिर्फ अपवर्ड एरो हैं, इनके डाउनवर्ड एरो मौजूद नहीं है। तो इनके लिए जो है कंपैरिजन नहीं होनी, इधर सिर्फ एक ही एग्जीक्यूशन होनी है, वो है एडिशन की, और n वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली टोटल कितनी हो रही है, हमारे पास n एडिशन जो है वो परफॉर्म हो रही हैं। अब उसके बाद अगर हम एक स्मॉल डायमंड को देखें जो इस पे मौजूद है हमारे पास A E F और G के दरमियान में, इनमें वो तमाम मौजूद हैं जहां हमारे पास 2 एरोज जनरेट हो रही हैं, यानी उनके दरमियान में कंपैरिजन भी लेना है, और हर कंपैरिजन के साथ इसमें हमारे पास जो है एडिशंस भी परफॉर्म होनी है। और टोटल ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस बनते हैं, ये n/2 पावर 2 टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास मौजूद हैं। अब इतने नंबर ऑफ वर्टिसेस मौजूद हैं तो हमारे पास टोटल जो बनेंगी वो 2 हैं हमारे पास, और हर एक के अंदर ये हमारे पास ये इसकी
n पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इसकी टोटल नंबर ऑफ एडिशंस आ जाएंगे। क्यों हमारे पास ये हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ये थे n बाय 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास n स्क्वायर बाय 4 हो गए, और हर एक पे 2 कंपैरिजन हो रही हैं, तो ये भी इससे ट्वाइस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास टोटल कितनी आई, n स्क्वायर बाय 2, इनके ऊपर उतनी ही है, तो हमारे पास इतनी n बाय 2 पावर 2 हमारे पास जो है, सॉरी n बाय 2 पावर 2 जो है हमारे पास नंबर ऑफ एडिशंस आ गई, और प्लस हम कहते हैं क्योंकि हमने टोटल कैलकुलेट करनी है, तो साथ में जो पिछली n वाली वर्टिसेस थी उनकी भी एडिशन हमने यहाँ पे ऐड आउट कर दी। अब नंबर ऑफ कंपैरिजन कितनी है, वो उतनी है जितनी हमारे पास ये वैल्यूज नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कंपैरिजन जो हैं वो n बाय 2 पावर 2 कंपैरिजन हो गए। अब इसी के हिसाब से हम देखें जो हमने पहले काम किया है 6 स्टेज प्रॉब्लम के अंदर, तो हमने कहा कि हमारे पास n की वैल्यू 6 थी, तो 24 एडिशंस और 6 कंपैरिजंस जो हैं हमें इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर करने पड़ेंगे, जिसके बाद पूरा टेबल स्टोर किया जा सकता है, फिर दोबारा हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम इसी चीज को ब्रूट फोर्स के साथ कंपेयर करते चले जाएं, तो हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पास जो हैं वो जो एन स्टेज के अंदर बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं एन बाय 2 का, और उस पे हमारे पास जो इस क्या बन रहा है कि पाथ के ऊपर हर पाथ के ऊपर हमारे पास जो है n-1 जो है वो एडिशंस परफॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ए से बी तक का जाएं, क्योंकि बी को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, तो हम ए से, क्योंकि उसके बाद जस्ट हमने वैल्यू 2 ऐड करनी है, इसका वैल्यू 0 ही होगी, तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हर दफा इसको सिंपल 5 एडिशन एक पाथ से गुजरते हुए करनी पड़ती हैं। ये हमारे पास हर पाथ पे गुजरते हुए जो है वो हमें एक एडिशन करनी है। तो अगर हमारे पास n बाय 2 कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ पास बनते हैं, तो हमारे पास एक पाथ पे n-1 हमारे पास एडिशंस हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ कंपैरिजन जो हमने चेक करनी है वो हमारे पास कितनी बनती है, इन्हीं की कॉम्बिनेशन -1। अब इस कॉम्बिनेशन से मुराद क्या है कि हमने n पास में से n बाय 2 लेने, क्योंकि हर दफा आपने या तो अपर साइड पे मूव करना है या डाउन साइड पे मूव करना है, तो अगर n पास हैं तो उनमें से हमने हाफ को जो है वो सिलेक्ट आउट करना है एक टाइम पे, और लास्ट वाले को हम डिक्रीज आउट कर रहे होते हैं, इस वजह से हमने -1 यहाँ पे कंपैरिजन राइट डाउन किया। अब अगर हम इसी चीज के हिसाब से देखें तो हमारे पास n स्टेज नेटवर्क के अंदर टोटल 20 पास बनते हैं। अब इन 20 पास के साथ हम इन्हीं फार्मूलास को दोबारा यूटिलाइज करें, तो हमारे पास 100 एडिशंस हैं और 19 कंपैरिजंस हैं। बैक साइड पे हम दोबारा देखें जो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 24 एडिशंस थी और 6 कंपैरिजन हुए हैं, लेकिन ब्रूट फोर्स में जिसमें हम सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे पास 100 एडिशंस और 19 कंपैरिजंस परफॉर्म हुई हैं। यहाँ पे बाज़ाहिर इतना ज़्यादा फर्क शायद महसूस ना हो, तो हम जस्ट एक वैल्यूज को, स्टेज नेटवर्क को थोड़ा सा लार्जर कर दें, n = 20 कर दें, फिर हम देखें कि हमारे पास ब्रूट फोर्स के अंदर एडिशन जो है वो तकरीबन 3 मिलियन एडिशंस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और 184,000 कंपैरिजन करनी पड़ती हैं। और ये चीज़ अगर कंपेयर करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ, तो हमें कितनी करनी पड़ेंगी कि हमें 3 मिलियन एडिशंस की जगह सिर्फ 220 एडिशंस, और उसके बाद हमारे पास कितनी है 100 कंपैरिजंस जो हैं वो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर हम ये तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन और एडिशंस हो गए, अगर हमने जस्ट स्टेप्स देखने हैं, हमने ग्रोथ आउट चेक करनी है, तो हमारे पास ओवरऑल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकलेगी वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n ही हमारे पास निकलेगी, क्योंकि एक ही स्टेप के ऊपर हम जितने भी पॉइंट्स आएंगे
उनको कैलकुलेट करते जाएंगे और एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास कंपैरिजंस और एडिशन जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं। इसका आगे थोड़ा सा आगे चल के अभी हम दोबारा देख लेते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन और एडिशन देख रहे हैं तो आप देखें कितना ज़्यादा लार्ज फर्क जो है वो हमें नज़र आता है जब हम ब्रूट फोर्स की जगह डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज करते हैं। अब जिस तरीके से हमने पाथ प्रॉब्लम को देखा था, इसी चीज को दूसरी जगह जहां यूज किया जाता है वो असेंबली लाइन स्केजुलिंग के अंदर, कि हमारे पास क्या है कि एन स्टेशंस हैं, S11 से स्टार्ट हो के एंड तक, जहां तक हमारे पास हमने एग्जिट करवाना है। और हर स्टेशन क्या है इसके ऊपर कि अगर फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल या कार्स की फैक्ट्री है, उसकी 2 असेंबली लाइंस हैं, उस पे एन स्टेशंस में हमने ये वेरीफाई करना होता है कि किस पे कितना टाइम लगेगा, और मिनिमम टाइम के अंदर पहले पॉइंट से, एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक हमें टोटल कितना टाइम लगेगा तमाम असेंबली पॉइंट से गुजारते हुए। अब हर टाइम्स कितना है, ये एक टाइम मूव किया, जैसे हमारे पास E1 एंड E2 जो हमारे पास एंट्री टाइम्स हैं, और X1 एंड X2 जो है वो हमारे पास एग्जिट टाइम है। और इसी तरीके से जो ए वैल्यूज हैं वो हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि इस असेंबली स्टेशन के ऊपर लगता है कि यहाँ पे चीज़ें गाड़ी के ऊपर फिक्स की जा रही हैं, तो उन पे कितना टाइम परफॉर्म हो रहा है। और एक्चुअल हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कम से कम टाइम में ये गाड़ी को असेंबल करके पहुंचाना है। अब इसी चीज को हम देखते जाएं तो हम कैसे कर रहे हैं। हर स्टेशन पे गुजरते हुए क्या हो रहा है, या तो हमने एक ही लाइन के ऊपर रखना है, जैसे 2 लाइनें हैं, एक हमारे पास लाइन 1 है और एक असेंबली लाइन 2 है। तो अगर तो सेम लाइन पे रहते हैं तो कोई एडिशनल कॉस्ट जो है वो हमारे पास अगर नहीं करेगी, लेकिन अगर ट्रांसफर करते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ तो हमें एडिशनल कॉस्ट जो है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो हमारे पास इस टी की वैल्यू के साथ यहाँ पे गिवन है कि स्टेशन से गुजरते हुए हमें एक एडिशनल कॉस्ट जो है वो भी प्रोवाइड करनी है। दोबारा से प्रॉब्लम देख लें क्या है, कि हमने स्टेशन चूज करना है फ्रॉम लाइन 1 या लाइन 2, क्या करे जो मिनिमाइज कर दे टोटल टाइम थ्रू द फैक्ट्री फॉर 1 कार, कि एक कार को एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक जाते हुए टोटल असेंबली टाइम जो है वो हमने डिक्रीज करनी है। 2 असेंबली लाइंस हैं, अपनी लाइन पे रहेगा तो एडिशनल कॉस्ट नहीं है, चेंज करता है तो उसको एडिशनल ट्रांसफर टाइम जो है वो लगता है। और हर स्टेशन पे जितनी देर उसको असेंबल करने में लगती है उसका एडिशनल टाइम भी हमने साथ में रिकॉर्ड रखना है। अगेन अगर हम ब्रूट फोर्स की तरह जाते हैं तो हमें तो क्या करना पड़ता है, तमाम पॉसिबल जो पास जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। यहाँ हमारे पास n स्टेशन हैं और हर 2 असेंबली लाइंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास बन सकते हैं वो 2 पावर n बन सकते हैं, और ये हमारे पास बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर n जो है हमारे पास लार्ज हो। तो हमें कोई ना कोई एफिशिएंट सोल्यूशन जो है वो बनाना था, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो हमें यहाँ पे हेल्प आउट करती है। अब पहला काम है इसको एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट आउट करें। स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करते हुए हम क्या करते हैं कि हम एक एक पोर्शन जो है उसके ऊपर देखते हैं। अब इस पोर्शन में हमने कहा कि वैल्यू ऑफ हमने फाइंड आउट करनी है, क्या करें, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक S1J-1 से जो कि ये असेंबली 1 के अंदर जो स्टेशन है इससे, या S2 से। S1 से जाएगा J की तरफ, J-1 से J की तरफ तो कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, लेकिन जब सेकेंड लाइन से अप जाएगा तो एडिशनल कॉस्ट इसको कवर अप करनी है। तो ये एक पोर्शन, सब पोर्शन हमने इसका बना लिया जो हमें हर जगह बार बार यूटिलाइज होगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेट उसकी पहले बन गई। अब यही स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट होना है।
अब इसको हमने फॉरवर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग के स्टाइल में हम इसको राइट डाउन करेंगे। अब इसको हमने अगर हम राइट डाउन करना शुरू करें तो हमारे पास कैसे बनेगा कि हम ये कहते हैं कि एफ स्टैटिक जो है वो हमारे पास फास्टेस्ट टाइम जो होगा वो एग्जिट टाइम पे हमें मिले, यहाँ पे एग्जिट के ऊपर मिल जाए। और इस एग्जिट से पहले हमारे पास क्या होगा, ये एग्जिट किसके बराबर होगा, जो मिनिमम टाइम हमें लगे या तो यहां से आने पे फर्स्ट असेंबली लाइन से प्लस एग्जिट टाइम एन स्टेज से असेंबली लाइन 1 से और उसका एग्जिट टाइम x1, या एन स्टेशन असेंबली लाइन 2 और उसके x2 स्टेशन से, क्योंकि ये अब हम एंड पे ले रहे हैं। अब रिजल्ट हमें एंड पे यहाँ पे मिल रहा है, तो हमें जो इस पे बेस केस बनाना है या बाउंड्री कंडीशन बनानी है वो स्टार्टिंग से ही हमें जनरेट करनी है। अब बेस केस इसका हम बना रहे हैं, तो बेस केस एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग पे हमारे पास टाइम जो है यहाँ पे 0 है। अब दोनों असेंबली लाइन के लिए हमने बनाना है, तो असेंबली लाइन पे बनाते वक्त हम इसका क्या बनाएंगे, F11 जो हमारे पास क्या है एक्चुअली 0 प्लस 0 कि जो बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे था, प्लस जो ये एंट्री का टाइम लगा E1, और जितना टाइम हमें लगेगा स्टेशन 1 असेंबली 1 के ऊपर, असेंबली लाइन 1 स्टेशन 1 के ऊपर जितना टाइम लगना है A11 प्लस एंट्री टाइम 1 जो कि असेंबली लाइन 1 में एंट्री होने के लिए था, प्लस 0 जो हमारे पास एंट्री की कॉस्ट थी जो हमने 0 बेस रखी हुई है। इसी तरीके से दूसरे साइड पे हमने रखी, तो ये F21, तो ये कितनी हुई 0 प्लस एंट्री टाइम टू द असेंबली 2 प्लस जो टाइम हमारे पास स्टेशन 1 पे लगेगा असेंबली 2 के ऊपर। ये हमारे पास बन गया है बेस केस, जहां से रिजल्ट जो है वो हमारे पास रिटर्न होना शुरू होते हैं कि हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे चाहिए एग्जिट पे, और स्टार्ट जो है वो हम यहाँ से कर रहे हैं। अब यहाँ देखें तो हमारे पास हमने जनरलाइज कैसे कर रहे हैं, हमने बेस केस बना लिया। नेक्स्ट हमने करना है किसी भी स्टेज पे एफ जे के ऊपर, किसी भी जे के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट असेंबली लाइन का जे का हमने कैलकुलेट करना है, जे के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 - 1 जे -1 उसी लाइन से आ रहा है, तो हमारे पास F1 जे -1 और सिंपली A1 जे कि यहां से आने का टाइम, और इस पे अपना टाइम, दरमियान की कॉस्ट कोई नहीं है। अगर वो ट्रांसफर होके आ रहा है दूसरी लाइन से, तो हमारे पास क्या हुआ, इधर तक जो टाइम आया था प्लस ट्रांसफर टाइम प्लस इस स्टेशन के ऊपर असेंबल होने का टाइम। अब ये हमारे पास दो हैं, तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो टाइम सेलेक्ट होगा फॉर दिस स्टेशन। तो हमने यही कह दिया कि दोनों वैल्यूज, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो फर्स्ट असेंबली लाइन के ऊपर जे स्टेशन पे लगने वाला टाइम होगा। अब यही चीज हमने एंड तक रिपीट करनी है। हमने यहाँ पे रिकर्सिव बनाया, तो हमारे पास हर स्टेप के ऊपर, जे स्टेप के ऊपर देखें दो बन रहे हैं, एक असेंबली लाइन 1 के लिए और एक असेंबली लाइन 2 के लिए, कि हमारे पास बेस केस के ऊपर एक वैल्यू उसकी, और दूसरे केस के अंदर अपनी लाइन से आते हुए असेंबली लाइन 1 के ऊपर है, असेंबली लाइन 1 से आते हुए पिछले स्टेशन तक की रिजल्ट, और उस पे एडिशनल करंट स्टेशन का टाइम जितना लगना है, दूसरे असेंबली लाइन 2 से आते हुए ट्रांसफर टाइम और इसका अपना टाइम। इन दोनों में से जो मिनिमम हो वो सिलेक्ट होना है फॉर जे ग्रेटर इक्वल टू 2। सेम चीज हमने रिवर्स करके किसमें लिखी है, फॉर द असेंबली लाइन 2, ये भी हमारे लिए ये इक्वल टू 2 के लिए हो रही है। तो ये हमारे पास इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन हमारे पास जनरेट हो गया। अब इसमें काम वही करना है हमने क्या, कि जब एक दफा आप कैलकुलेट कर ले
तो हमने इससे वैल्यू स्टोर कर लेनी है। रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, बार बार हमने इनको नहीं रखना है, एक दफ़ा स्टोर कर ली वैल्यूज तो हमारा टाइम तेजी से वैल्यूज जो है कैलकुलेट होंगी, हमें बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक एग्जांपल बना के देखते हैं इसी को कि हमारे पास ये वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट हो रही हैं। कि हमने कैलकुलेट करनी है 5th पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत है पिछले 4th पोजीशन के ऊपर, क्योंकि रिकर्सिव कॉल आ रही है वो 3rd के ऊपर। और सेम इसी तरीके से ये बाउंड्री कंडीशन पे पहुंचेंगे। बाउंड्री कंडीशन पे जो रिजल्ट है, यहाँ से रिटर्न रिजल्ट जो है वो बैक होना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हर स्टेप पे ये कैसे जाना है। तो हमने बॉटम अप अप्रोच यही थी कि हमने फॉरवर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको कैलकुलेट आउट करना है। अब इस पे एग्जांपल पे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंट्री पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू 0 है, तो हमने इस स्टेशन 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास कितनी होगी, इसका अपना टाइम जो कैलकुलेट होना है वो 7 है, तो 2 + 7 हमारे पास 9 हो गया। ये हमारे पास पहली वैल्यूज 9 की आ गई। इधर हमारे पास वैल्यूज जो हैं 4 + 8 तो 12। अब यहाँ तक हमारे पास बेस केस कैलकुलेट हो गए। बेस केस से आगे जो है वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई नहीं है, तो बस पिछली वैल्यूज जो हमारे पास कैलकुलेट हुई है 9, और हमारे पास ये नेक्स्ट 9 जो है यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो 9 + 9 18 हो जाएगा। और डाउनवर्ड आते हुए हमारे पास यहाँ पे एक साइड से आते हुए इसकी वैल्यूज 18 है, दूसरी साइड से वैल्यूज आते हुए हमारे पास कितनी है 12। 4 + 8 अभी हमने कैलकुलेट की 12, और 12 + 2 हमारे पास होगी 14, और 14 + 9 जो है 23। तो इनमें से जो मिनिमम है 18 और 23 में से, तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो 18 कैलकुलेट होगी। सेम इसी तरीके से डाउनवर्ड कैलकुलेट करते हुए 9 + 2 आपके पास आ गया 11, और इधर से हमारे पास 9 + 2 11 हो गया। 11 + 5 जो है हमारे पास हो गया 16, और दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यूज थी 12। 12 + 5 जो है हमारे पास 17 हो गया। तो हमने उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 16 कैलकुलेट कर ली। सेम इसी तरीके से ये हम वैल्यूज जो हैं वो फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं टिल हमारे पास वैल्यूज जो हैं लास्ट स्टेज तक पहुंच गए, 5th स्टेज तक पहुंच गए। इसके बाद हमने जस्ट इनका एग्जिट करना है। एग्जिट पे जो हमारे पास वैल्यूज होंगी कि 5th स्टेज से अब फर्स्ट असेंबली से वैल्यूज आ रही हैं, तो इस वैल्यू में 3 ऐड, तो टोटल 35, और लोएस्ट वैल्यू से आ रही हैं तो 30 + 6 36, तो स्मॉलर इसमें 35 है। तो हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यूज जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एग्जिट्स पे वो है 35 इस मॉडल एग्जांपल के अंदर। अब कौन से पाथ से गुजर के गए हैं, तो हर दफ़ा हमने जिसमें वैल्यू स्मॉलर आई थी उस वैल्यू को उस स्टेशन या उस असेंबली लाइन को हमने स्टोर कर लिया है, और उससे थ्रू हम वापस जाएं तो देखते जाएं कि ऑप्टिमल से हम गए 5th पे। ये 5th पे असेंबली लाइन 1 पे, असेंबली लाइन 1 पे यहाँ से पहुंचे, दोबारा असेंबली लाइन 1 से ही पहुंचे 24। 24 पे भी हम असेंबली लाइन 1 से पहुंचे, और इस 3 पे आए, 3 पे जो है वो हम असेंबली लाइन 2 पे पहुंचे, 2 से पहुंचे तो यहाँ पे पोजीशन पे आ गए हैं, और इस पोजीशन पे हम असेंबली लाइन 1 से आए थे, असेंबली लाइन 1, और यहाँ से हम एंट्री पॉइंट पे। तो हमारे पास टोटल पाथ भी जो है वो कैलकुलेट हो जाता है इस पूरी असेंबली लाइन के अंदर, कि ये हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जिसके थ्रू कोई एक कार इस असेंबली लाइंस में एंट्री पोजीशन से एग्जिट पोजीशन तक जा सकती है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग ने यहाँ हमें इस तरह फास्टेस्ट वे से कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर हम इसके एल्गोरिदम को देखें तो हमारे पास क्या हो रहे हैं। एक तो हमारे पास लिस्ट है तमाम स्टेशंस के ऊपर कितना टाइम लगना है, ट्रांसफर टाइम्स की लिस्ट है, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, और जितने नंबर ऑफ स्टेशंस हैं, ये हमारे पास इनपुट पे हो गए। सबसे पहले क्या काम किया है,
असेंबली लाइन 1 और असेंबली लाइन 2 को इनिशियलाइज कर दिया, यानी बेस केस जो है वो हमने स्टार्ट आउट कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप से लेके nth स्टेज तक जो है वो हमने लूप ऑपरेट करनी है, और उस लूप के अंदर हमने जो अभी रिकर्सिव इक्वेशंस बनाई थी कि अगर हमारे पास अपनी पोजीशन पे मौजूद है, उसी असेंबली लाइन से आया है या दूसरी लाइन से ट्रांसफर होके आया है, उनमें से अगर अपनी लाइन पे स्मॉलर है तो नेक्स्ट स्टेज के साथ वही प्रोवाइड कर दें, कि जो स्मॉलर था उसी को प्रोवाइड करें, और उस स्टेज में हम बता दें कि किस लाइन से आया है, किस असेंबली लाइन से आया है। अगर फर्स्ट असेंबली लाइन से वाली स्मॉलर थी तो इसको यहाँ पे असेंबली लाइन 1 कर दें। अगर सेकेंड असेंबली लाइन लार्जर थी, सॉरी स्मॉलर थी, तो हमने इस वैल्यू को जो है इसकी वैल्यू स्टेज 1 की जो वैल्यू है हमारे पास असेंबली लाइन 1 जेथ पोजीशन के ऊपर, वो ट्रांसफर वाले को दे दी, और साथ में हमने बता दिया कि ये सेकंड लाइन से ट्रांसफर होके आई थी। अब इसको कैलकुलेट हमारे पास जो है हमने एक पॉइंट के अंदर एक स्टेज में किया। सेम यही काम हमने दूसरी दफा किया दूसरी असेंबली लाइन के लिए, और ये स्टेशन एक, क्योंकि 2 to n तक हम जा रहे हैं, एक स्टेशन के लिए ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने ये सारी असेंबली लाइंस के लिए कर लिया, यानी ये हमने n टाइम ऑपरेट कर दिया है। n-1 होना था तो हमने इसको रख लिया ऑर्डर ऑफ n के n टाइम ये एग्जीक्यूट होंगे। हर दफा अपर असेंबली लाइन के स्टेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी और लोअर वैल्यू की कैलकुलेट आउट हो जाएगी। जब n टाइम ये ऑपरेट कर जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ नेक्स्ट, कि अब हमने इनके साथ एग्जिट टाइम पे चेक करना है कि जिस पे एग्जिट टाइम असेंबली लाइन 1 से स्मॉलर है या असेंबली लाइन 2 से स्मॉलर है। अगर असेंबली लाइन 1 से स्मॉलर है तो हमारे पास जो ऑप्टिमल टाइम होगा वो असेंबली लाइन 1 के से जो रिजल्ट आया था प्लस उसका एग्जिट टाइम, अदरवाइज दूसरे साइड से आते हुए असेंबली लाइन 2 से आते हुए असेंबली लाइन 2 के एग्जिट टाइम को ऐड कर देना और वो हमारे पास ऑप्टिमल टाइम होगा। और साथ में हमने किसको स्टोर कर लेना है कि ऑप्टिमल पोजीशन तक हम असेंबली लाइन 1 से पहुंचे हैं या असेंबली लाइन 2 से पहुंचे हैं। तो इसमें भी हम देख लें कि हर दफा हमारे पास कितनी कंपैरिजन परफॉर्म हो रही हैं, कि एक लूप के अंदर हमारे पास एक दफा ये कंपैरिजन होगी और दूसरी दफा हमारे पास ये कंपैरिजन होगी। तो एक लूप के अंदर हमारे पास दो कंपैरिजंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, और n टाइम हमने इसको ये कंपैरिजन जो है वो बार बार परफॉर्म करने हैं। उसके अंदर हम एडिशनल जो हैं वो अपने एडिशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हम पहले पढ़ते रहे फास्टेस्ट वे में, तो हमने जस्ट यही कैलकुलेट कर लिया कि ये लूप कितनी दफ़ा ऑपरेट हुई है। तो हमने कहा ये लूप हमारे पास ऑर्डर ऑफ n टाइम जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इस लूप में। तो हमारे पास ये सारा रिजल्ट आ गया। अब इसके अंदर से हम असेंबली लाइन को जस्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं, कैसे कि n स्टेज से वापस 2 तक हम डाउन टू 2 तक हम वापस आए, और आते वक्त हम क्या करते चले जाएंगे कि अपनी जो भी लाइन हमारे पास आई थी उस स्टेशन को, उनको हम साथ साथ में प्रिंट करते चले जाएं। इधर से हम स्टार्ट हुए 5 5 4 3 2 1, और यहाँ से एग्जिट हो गया हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट था एक्चुअली एग्जिट हो गया। तो ये हमारे पास ऑपोजिट में ये पूरा पाथ जो है वो जनरेट हो गया।